अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो जो समाअत होनी थी इमरान खान साहब के केस की, बुशरा बीबी साहिबा के केस की अडयाला जेल में, उसको मुलतवी कर दिया गया है। और अचानक से ये खबर आई कि जनाब अगले दिन के लिए आप जो अगली समाअत है उसकी तारीख जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ले लीजिए, यानी कि समाअत अडयाला में नहीं हो रही। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ सैलाब की सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो गई है जनूबी पंजाब में, इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। और एक सैलाबी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर चले गए। खैर, उनका एक दिन का दौरा था, वो वापस भी आ गए, लेकिन एक गैर जरूरी सा दौरा ये महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ अब पता चल रहा है कि सदर साहब भी चाइना जा रहे हैं। सैलाब शुरू होने वाला था तो मरियम नवाज साहिबा जापान गई हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि सैलाब को लेकर के इन लोगों की तरजीहात क्या हैं और कितनी संजीदगी है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई ने जी इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। बात किस तरफ जाती नजर आ रही है? चाहत फतेह अली आज दुखी हो गए, बाकायदा रो पड़े बेचारे। क्यों, किस क्लब में वो शामिल हो गए, आपको बताएंगे। और फिर कुछ बात करेंगे मारंग बलोच की। महमूद खान अचकजई साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू कर लेते हैं जी अडयाला की समाअत से, जो कि आज होना थी तोशाखाना 2 केस की, लेकिन नहीं होने जा रही। और उनके वकला को रात गए बता दिया गया कि जी समाअत अडयाला वाली कैंसिल हो गई है। आप अगली जो डेट है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जाके ले लीजिए। तो अब देखते हैं कि उनको अगली 2-4 दिनों के बाद की डेट मिल जाएगी बज़ाहिर। लेकिन वजह क्या बनी? वजह बड़ी साफ है। मैंने आपको पिछली दफा भी यही बात कही थी कि जब भी इमरान खान साहब की तरफ से एक सख्त ट्वीट आता है तो उसके बाद एक हमें बेचैनी नजर आती है। एक बात, दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम फैसला किया। पहले उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलवा दिए, फिर उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का हुक्म दे दिया। जिमनी इंतखाबात का वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। और जितना वो इस सिस्टम से बाहर निकलते चले जाएंगे उसका मतलब ये है कि मुल्क में एहतजाजी सियासत जो है वो जोर पकड़ेगी। और जो इस हुकूमत का एक आप कह लीजिए कि कानूनी और अखलाकी जवाब है वो मजीद कमजोर पड़ता चला जाएगा। सेनेट का जो इमरान खान साहब का डिसीजन था उसके बाद एक ही दिन में काफी उसके ऊपर अमल दरामद नजर आया है। और अभी तक काफी सारे सेनेटर्स, जिनमें जिशान खानजादा, मिर्जा आफरीदी, मिशाल यूसुफजई, आजम सवाती, फैसल जावेद, अली जफर साहब और दोस्त मोहम्मद, ये तमाम सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। और एक एक सेनेटर कई कई कमेटियों का मेंबर हुआ करता है और इन्होंने इन तमाम कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। तो बड़ी तेजी के साथ जो है यूं लग रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को विड्रॉ करना शुरू कर दिया इस सिस्टम से। तो ये जो समातें मुलतवी होना है, इससे भी एक ये खौफ रहता है कि वो मजीद आगे क्या हुक्म जारी करेंगे, क्या वो आगे मजीद कोई डायरेक्शन देंगे पार्टी को। जहां तक अली अमीन के हिसाब में बात है तो वो तो चलें इग्नोर कर देते हैं इमरान खान साहब की हिदायत को, लेकिन बहरहाल बाकी पार्टी के लोग तो जाहिर है कि उसको फॉलो करने के पाबंद होते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि काफी तेजी से कौमी असम्बली और उसके बाद अब सेनेट के जो लोग हैं उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए कमेटियों से। इमरान खान साहब ने लास्ट ट्वीट में ये भी कहा था कि जो आगे का मेरा लाहेमल है वो मैं जल्द दूंगा। तो इस पे भी शायद कहीं खदशा हो कि जनाब अब आगे पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं। एक जलसे का ऐलान वो ऑलरेडी कर चुके हैं कि सितंबर में एक जलसा होना है। और अब तकरीबन सितंबर का आप समझ लें कि आधा महीना गुजर चुका है। अब इसी बात का अंदाजा है कि शायद इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में जलसा जो है वो हो सकता है पेशावर में। और अली अमीन गंडापुर की इसके ऊपर एक वीडियो भी आई थी कि जी हम पेशावर में जलसा करेंगे और एक हफ्ता पहले हम आप लोगों को बता भी देंगे। तो जलसा भी जो है वो बुनियादी तौर पर जो केपी में ऑपरेशन जारी है उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने कहा आपने करना है। उसका दूसरा मकसद ये कि स्ट्रेंथ शो की जाए। और तीसरा मकसद यही है कि एक दफा फिर से ये बताया जाए कि लोग जो है वो इस हुकूमत से बेजार हैं और एक इकट्ठ करके दोबारा जो वर्कर है उसको मोबिलाइज किया जाए। तो ये तमाम सिग्निफिकेंट इशारे इस बात की तरफ जाहिर है, इंडिकेशंस हैं कि इमरान खान साहब कोई खामोशी से जेल में नहीं बैठे रहेंगे, वो कुछ ना कुछ इनको वक्ता डाल के रखेंगे। और इसीलिए बेचारे चारों ना चार अगर समात शुरू करते हैं तो फिर इनको वो समातें रोकनी पड़ जाती हैं बीच में, क्योंकि इमरान खान तो ब्रेक नहीं इनको देते और फिर ये घबरा भी जाते हैं जल्दी। खास तौर पे जो ट्वीट में एक लंबी चौड़ी आप समझ लें तारीखी हवाले के बाद
जो उनको लैंग्वेज भी वो यूज करते हैं बड़ी एग्रेसिव किस्म की। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा सांस बहाल करना पड़ता है जज साहब को और उसके बाद फिर कुछ दिनों का वक्फा आ जाता है समात में। तो इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। बहरहाल ये समात तो जी मुलतवी हो गई है, लेट्स सी कि क्या इस वीक में कोई और समात लगेगी, मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद सितंबर में जलसा ना हो, क्योंकि जी सैलाबी सूरत हाल है। तो अब पेशावर या जो केपी की सूरत हाल है सैलाब के हवाले से वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। और जो वहां पे मतलब मजीद कोई फिलहाल खदशा नहीं है किसी तरह की आफत का, और ना ही कोई वहां पे इस वक्त इमदादी काम उस तरह से जारी है कि जिसके ऊपर बड़ी कोई हुकूमत की सारी तवज्जो हो। तो उसके बाद अब इस बात का यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर में जलसा हो जाएगा। अलबत्ता जो दूसरे इलाके हैं पंजाब वगैरह वहां पे तो बहुत ही ज्यादा खराब सूरत हाल हो गई है। अभी खास तौर पर मैं बात करूंगी जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर अलीपुर और फिर जलालपुर पीरवाला में जो सूरत हाल बनी है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। एक अलमिया है कि जो जन्म ले रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि अभी रेस्क्यू होना बाकी हैं। और बिल्कुल गर्दन गर्दन तक पानी आया हुआ है, लोगों ने अपने बच्चों को सरों पर और कंधों पे उठाया हुआ है। कोई दरख्तों के ऊपर पनाह लिए हुए है, कोई बेचारा अपने ही जो सामान है संदूक और पेटियां वगैरह उसके ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा रहा है। इस तरह की बेसरो सामानी की हालत है, और ऐसे में उनके पास खाने पीने की अशिया बिल्कुल खत्म होती चली जा रही हैं, पहुंच नहीं रही हैं, अद्वियात की कमी है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं सैलाबी पानी से। तो काफी ज्यादा वहां पे परेशानी है। रेस्क्यू बोट्स जो वहां पे भेजी गई थी, इब्तदाई तौर पर उनके बारे में पता चला कि उनमें से ज्यादातर जो बोट्स थी वो नाकारा थी, उनकी मशीनरी ठीक नहीं थी। फिर कुछ प्राइवेट लोगों ने भी उसमें जाहिर अपना हिस्सा डाला करके कुछ कोशिश की गई कि लोगों को निकाला जाए। तो बहरहाल कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा सका, लेकिन स्टिल ये इलाके जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। और आज एक और जो अफसोसनाक वाकया पेश आया वो कश्ती उलटने का वाकया था। यही रेस्क्यू बोट्स जो थी एक यानी भरी हुई थी तकरीबन पूरे ये फैमिली से। और इस बोट के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, ये कश्ती उलट गई जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तो इस तरह की भी अब जाहिर है ये परेशानी की खबरें हैं और अलमिया है। जैसे लोग वहां पे तड़प रहे हैं अपने प्यारों को देख के, अपना साजो सामान लुटता और इस तरह बहता देख के, बड़े ही तकलीफ दे मनाजिर हैं। और बाकी जो वहां पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो खुद बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है, बेचारे सहाफी भी लगे हुए हैं कि चलो जितना हो सके किसी के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ इलाकों में ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग जाके हुकूमती वजीर भी खड़े हुए हैं और वो कोशिश करें, लेकिन जो मुतासरीन है उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है हुकूमत। और उसकी वजह भी हुकूमत की अपनी बदइंतजामी और नाअहली है। उसकी वजह यह है कि जब आपको आइडिया था, ये कोई अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि सुबह आप उठे और एक जलजिला खुदा न खास्ता आ गया, तो जाहिर है आप रोक नहीं सकते। इतने दिनों से, इतने हफ्तों से ये अल्टीमेटम्स दिए जा रहे थे कि इस दफा बहुत ही तूफानी और खूनी किस्म का मानसून का मौसम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी खातिर खा इकदाम नहीं किए गए, बल्कि मानसून का जो मौसम चल रहा था और मरियम नवाज साहिबा अपनी कैबिनेट को लेकर जापान के दौरे पर, फिर हांगकांग की शॉपिंग में मसरूफ थी। वो टाइम था कि जहां पर पेशबंदी आपको इंतजामात करने थे कि अगर यहाँ पानी आएगा तो हमने किधर लोगों को रेस्क्यू करना है, उसके लिए पहले से रिलीफ कैंप्स मौजूद होते, रेस्क्यू करने के लिए पहले से आपके पास सामान मौजूद होता, रेस्क्यू करने के लिए आपके पास पहले से पूरा प्लान होता कि किसने वर्कफोर्स को कैसे कहाँ कहाँ मैनेज करना है। लेकिन उस वक्त चूंकि आपकी तरजीहात ये थी कि जरा सैर सपाटा हो जाए, तो इस चक्कर में ये हुआ कि जो लोग थे वो बेचारे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए। और जहां पे उन्हें शायद बेहतर रेस्क्यू किया जा सकता था वहां पर उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया और जानी नुकसान भी हुआ। अ, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई संजीदगी नहीं है। इधर आपके मुल्क में सैलाब पड़ा हुआ है और वजीर आजम साहब चले गए जी कतर। किस लिए? ये जी इसराइल ने कतर पर जो है वो हमला किया, तो हम इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके अपने मुल्क में एक कुदरती आफत हो, तो किसी भी दुनिया के मुल्क की आप मिसाल ले लीजिए, वो अगर कहीं बाहर दौरे पे हो तो वो दौरा खत्म करके अपने वतन वापस आ जाते हैं कि नहीं जी पहले हमने जाके अपने मुल्क को देखना है, वहां पर लोगों को लुक आफ्टर करना है। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब आपको सैलाब की कहीं एक्टिविटीज में उस तरह नजर नहीं आए। अलबत्ता कतर के लिए वो इजहार हमदर्दी करने पहुंच गए, हालांकि
बेशक इसमें कोई शक नहीं, चले कतर दोस्त मुल्क तो है, लेकिन वहां पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा उनका जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई इस तरह का कोई उनकी जंग छिड़ गई है, और ना ही कोई ऐसी बात है कि आपके जाए बगैर कोई जंग वहां पे रुकनी नहीं थी। तो भाई आपने उनसे कोई इजहार यकजहती करना था, आप टेलीफोन पे कर सकते हैं, या किसी हफ्ते के बाद आप कोई रख लें प्लान जब जरा आपके मुल्क में सूरत हाल नॉर्मल हो जाए। लेकिन असल में इनको बस बहाना चाहिए होता है बैरून मुल्क दौरों का। और ये जो आपकी पब्लिक मनी से चलने वाला जहाज है उसको भी ऐसा लगता है कि ये एक टैक्सी समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बस चाहे जरूरत हो या ना हो बस अपने दौरे जो है इनके चलते रहे। ये भी सुनने में आ रहा है कि सदर जरदारी भी चीन के दौरे पे जा रहे हैं। अब वही अगेन बात है कि आप कराची की हालत इस वक्त देख लें, बारिशें हुई हैं और उसके बाद वहां पे जो तबाही आई है वो अपनी जगह है, जो कराची वाले बर्दाश्त कर रहे हैं, और अभी मजीद कराची के भी जो नशेबी जो ये सिंध के नशेबी इलाके वहां पे कोई सैलाब का खतरा टला नहीं है, क्योंकि आगे ये जो सैलाबी पानी है वो उस तरफ बढ़ है। तो बजाय इसके कि आप इन तमाम चीजों को अपने मुल्क में रहकर मॉनिटर करें, उसके ऊपर हिदायत जारी करें, उसके ऊपर निगरानी रखें, आप यहाँ पर बैरून मुल्क दौरों पे चले जाते हैं, तो इससे लोगों को क्या लगेगा कि जब उनको आपकी जरूरत है तो आप उनके साथ नहीं खड़े। ये तो नहीं है कि जरदारी साहब ने जाके खुद किसी को रेस्क्यू करना, ऑफ कोर्स नहीं करना, लेकिन आपका उस वक्त मुल्क में होना और उस मुल्क को संभालना, ये आपकी लीडरशिप का इम्तिहान होता है। कोरोना आया, इतनी बड़ी ये वबा थी दुनिया में कि बड़े बड़े मुल्क इससे लड़ के रह गए और उनकी इकोनॉमियां तबाह हो गई, लाखों लोगों के मर गए, और उसके बाद हर मुल्क की ऐसी हालत थी कि उनका जो पूरा निजाम सेहत था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। लेकिन उस दौर में इमरान खान साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान में, और जिस अंदाज से उन्होंने इतनी बड़ी, जो कि 100 साल में समझ लें कि एक वबाई मर्ज की तरह ये आफत आई थी, उस दौर में इमरान खान साहब ने जिस प्लानिंग के साथ, जिस तदब्बर और हिकमत अमली के साथ सारे इस टाइम पीरियड को, और एक लंबा टाइम पीरियड था, ऐसा नहीं था कि कोई एक हफ्ते की या 2 हफ्ते की बात है, चलिए सैलाब है, महीना भर पानी भी रहेगा तो तब भी कहीं ना कहीं तो उतर ही जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें साल 2 साल ऑलमोस्ट उसके असरात जो थे वो रहे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली के तहत जिस तरह से मुल्क भी चलाया, लोगों को बचाया भी, और इकोनॉमी को भी, उसका भी जो पहिया किसी ना किसी हद तक चलाकर जो मिसाल कायम की, उसमें जो आपके आलमी इदारे थे उन्होंने भी उनको सराहा कि जनाब पाकिस्तान ने बेस्ट तरीके से जो है वो फाइट किया है कोरोना को। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर उस खुदा न खास्ता उस दौर में इन लोगों की हुकूमत होती तो ना जाने क्या अलमी रूनुमा हो रहे होते, किस तरह से लोग अगर कोरोना से नहीं मर रहे होते तो भूख से मर रहे होते, और अगर भूख से बच रहे होते तो कोरोना से मर रहे होते। तो जिस तरह की इन लोगों के हालात हैं उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों की क्या हालत होती अगर इस तरह का जो मसला था वो इनके दौर में आया होता। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जी, और ऐसे में अब मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि असरात आपको नजर आएंगे, और अब असरात नजर आना शुरू हो गए हैं, आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब जो रोटी बेचने वाले हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जनाब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम इतना महंगा आटा लेके 14 या 16 रुपए की रोटी नहीं बेच सकते, हमें सूट नहीं करती, हमें वारा ही नहीं खाता। तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो अब आइंदा से 25 रुपए की रोटी जो है वो बेचा करेंगे, और अगर इस पे हुकूमत ने हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया, कार्रवाई की, हमारे साथ मामलात को हल नहीं किया, तो फिर हम हो सकता है कि रोटी देना बंद कर दें, जो कि हम नहीं देना चाहते। तो उन्होंने हड़ताल की एक तरह से एक इंडिकेशन दे दी, अल्टीमेटम दे दिया है, और कहा है कि जी हमारे साथ मामलात इस तरह से सेटल करें कि या तो हमें आटा सस्ता प्रोवाइड हो, और या फिर हमें रोटी महंगी करने की इजाजत दें, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आटा हम महंगा लें और रोटी सस्ती बेचें। तो अब ये एक पहला मरहला है, अभी तो आप आगे देखिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो इतनी बहुत ज्यादा तकलीफ दे हैं कि आपकी कपास जो है उसकी 30-35% जो क्रॉप है वो जाया हो गई है, आपकी चावल की क्रॉप बेतहाशा जाया हो गई है, उसमें भी कोई 50% से ज्यादा बताया जा रही है जो तखमीना है। फिर इसी तरह जो आपकी गन्ने की काश्त है वो मुतासिर हो गई है। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको हर चीज पे उसके असरात जो है वो नजर आएंगे, और महंगाई बढ़ेगी। सब्जियां इतनी ज्यादा आजकल महंगी मिल रही हैं क्योंकि सैलाब में सब्जियां भी बहुत खराब हुई हैं, जिसके बाद अब आम किसी भी सब्जी का रेट जाके आप मार्केट में पूछ लें तो वो आपको 250-300 रुपए किलो सब्जी जो है वो मिल रही है। तो ये वाली जो सूरत हाल है इससे
हम पहले ही इंडिकेट कर रहे थे कि ये अब चीजें इस तरफ जाएंगी, और जो बाकी बेचारे बचे हुए हैं उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। कल मैं सुन रही थी हफीज पाशा साहब को, उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो इस कदर बढ़ जाएगी कि 50% लोग खते गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। जो आखिरी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया था उसमें मेरा ख्याल है कि 42% बताया जा रहा था कि खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और अब वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 50% जो आपकी आबादी है वो बेचारी खते गुर्बत से नीचे चली जाएगी। खते गुर्बत से जब नीचे जाने की बात करते हैं तो हम उन लोगों में शामिल होने की बात करते हैं जिनके लिए अपनी रोटी पूरी करनी मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी आधी आबादी जो है वो इस कदर गरीब हो चुकी होगी कि उसके लिए अपनी रोटी जो पूरी करनी है वो मुश्किल हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो किस तरह खड़ी है और किस तरीके से लरज रही है। और ऐसे में इन हुकूमतों के आप अल्ले तल्ले देखें, आप इनके प्रोटोकॉल्स देखें, आप इनकी टिकटॉकें देखें, उन टिकटॉकों में इनके आप पुरतायुश किस्म के महल और गाड़ियां देखें, और उसके बाद आप अपनी किस्मत पर रोएं बैठ के कि आपके साथ हो क्या रहा है। बहरहाल इस सिलसिले में एक जो अहम खबर आज आई है वो महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से, जिन्होंने आज बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात करते हुए बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने उनसे बात की कि जब आपको पता है कि इस निज़ाम की हकीकत क्या है और ये किस तरह से लोग जो हैं वो इलेक्शन चोरी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं हुकूमत में, इसके बावजूद भी आप लोग कैसे इनके साथ चल रहे हैं और इसके ऊपर क्यों आप इनको बात नहीं कहते कि जो रियल मैंडेट है लोगों का वो वापस किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में ये तो अवाम की नुमाइंदा है ही नहीं है। तो इनके साथ जो अमरीकी कंपनियां मुआहदे कर रहे हैं मादनियात के हवाले से बगैर किसी कानून साजी और लोगों की विल के, क्योंकि विल इसलिए क्योंकि अगर जो रेलिवेंट आपकी असेंबलीज हैं वो नहीं इसके ऊपर कोई कानून साजी कर रही, तो आप वफाकी सतह पर ऐसे मुआहदे करेंगे तो फिर इससे तो मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। तो आप किस तरह अपने जो सरमायाकारी है वो इसमें करेंगे इस ऐसे मुल्क में जहां में इस्तेहकाम हो। तो ये सब क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या आप लोगों की पॉलिसीज है। तो महमूद खान अचकजई साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनके साथ मीटिंग की है। लास्टली जी आज आपको ये बताएं कि चाहत फतेह अली खान साहब, वैसे तो वो एज सिंगर बेचारे जिस तरह के हैं वो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा वो जुल्म करते हैं बेचारे गानों के ऊपर। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक एंटरटेनर की हैसियत से आप देखें तो बहरहाल लोगों को एक मुस्कुराने की वजह ही दे देते हैं। आप उनके गानों को इसलिए तो नहीं सुन सकते कि वो बहुत मेलोडियस गाने गाते हैं या उनकी बड़ी सुरों के ऊपर कोई गिरफ्त है, लेकिन लोग एंटरटेन होने के लिए बहरहाल उनके गाने देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है लंदन में। वो भी अंडा क्लब में शामिल हो गए हैं और किसी ने उन्हें मार्केट के अंदर राह चलते हुए अंडा दे मारा। और ये एक बहुत ही तकलीफदेह मंजर था, इसकी वीडियो भी बनी हुई है और वायरल हुई हुई है काफी, क्योंकि ये जाहिर है अफसोस की बात थी कि एक ऐसा बंदा जो बेजररी है ना, आपको कोई नुकसान तो नहीं बेचारा पहुंचा रहा, तो चलिए जैसे तैसे भी वो अपनी एक फनकारी लगाता है, आप लोग उसको हंस लेते हैं देख के। तो आपको नहीं पसंद अलग बात है, आप ना देखें, लेकिन इस तरह किसी के साथ राह चलते उसको तकलीफ पहुंचाना जो कि आपको तकलीफ नहीं कम से कम पहुंचा रहा है, ये गलत बात है। बाद में मैंने बल्कि देखा है, किसी ने मुझे बताया कि एक वीडियो और उनकी आई है जिसके अंदर वो बेचारे बेचारे रो रहे हैं बाकायदा, उन्हें इतना उनका दिल दुखा इस बात के ऊपर। तो बहरहाल जी ये नहीं होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं कोई पसंद आप ना उसका गाना देखें सुने, लेकिन इस तरह का नफरत का इजहार नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ जो कम से कम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। महारंग बलोच साहिबा का जी मजीद रिमांड दे दिया गया जिस्मानी। और मेरे लिए ये हैरतअंगेज बात है कि अब पता नहीं पांचवी या छठी दफा उनका मजीद रिमांड दिया गया है। भाई हमें तो ये बताया जाता है कि वो रॉ की एजेंट हैं या वो बाहर से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं और तमाम चीजें और सबूत भी मौजूद हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई वो सब कुछ आप अदालत में पेश करके उनको सजा दिलवाएं। अब ये रिमांड पर रिमांड और लंबी कैद, इसका फिर क्या मकसद है। इससे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई सबूत नहीं है इसलिए अदालत में उसके मेरिट के ऊपर बात नहीं होती, कोई उसके ऊपर आगे बात सबूत रख के सजा नहीं दिलवाई जाती, बस जाके वो रिमांड मांगते हैं, जज साहब भी आगे से दे देते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये खुद रियासत के मौकिफ को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। या तो आप उनको रिहा करें और ये समझ में आए कि जी वो ठीक है, आजाद है, अपनी मर्जी से जो भी कह रही हैं कर रही हैं, अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और अगर वाकई उनके खिलाफ कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं तो वो फिर अदालत के फोरम पर रखे जाएं। लेकिन इस तरीके से खातून को मुस्तकिल
रिमांड पे रिमांड, रिमांड पे रिमांड देने से उसकी तो जो हमने देखा है कि मुस्कुराहट है उसमें कमी नहीं आ रही। वो तो उसी तरह उसी अज़्म और हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए आती है और उसी धड़ल्ले के साथ बात भी करती है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन खुद ऐसा लग रहा है कि रियासत का जो मौकिफ है वो कमजोर पड़ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।